देखते हैं जो कि एक ग्रेव के आगे खड़ा होता है। वो ग्रेव उसके दोस्त हावर्ड की होती है जो कि वॉर के टाइम रे को प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया था। रे हावर्ड की मौत को देखकर अपनी पावर को अनलिश कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रे को देखते हैं जो कि आर्नोल्ड एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। इस एकेडमी में सिर्फ नोबलिस फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं और रे पहला था जो कि एक ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया होता है। पर जब एकेडमी के बच्चों को ये बात पता चलती कि रे एक नोबल नहीं है तो वो उससे हेट करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम एल्बर्ट होता है वो रे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि ये एकेडमी सिर्फ नोबल्स के लिए। पर रे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर जब एल्बर्ट रे से लड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एमिलिया होता है। एमिलिया यहाँ की सबसे बड़ी नोबल फैमिली की बेटी होती है और सभी स्टूडेंट उसको बहुत ही रिस्पेक्ट और पसंद करते थे। एमिलिया को वहाँ पर देखकर एल्बर्ट और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमिलिया रे के पास आती है और उसको अपना नाम बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। एमिलिया बताती है कि रे ऐसा पहले जो कि ओडरनी होने के बाद भी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया है, इसलिए शायद से रे में कुछ खास बात जरूर होगी। और एमिलिया रे से कहती है कि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास आ जाए। रे एमिलिया को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो सभी हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर इंट्रेंस सेरेमनी हो रही होती है और प्रिंसिपल एबे सभी स्टूडेंट्स को आर्नोल्ड एकेडमी के बारे में बताती है। वो उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इस एकेडमी में हम सभी सोर्सरर को उनकी मैजिक पावर को कंट्रोल करना और उसके बारे में सिखाते हैं जिससे कि वो सभी आगे चलकर एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। प्रिंसिपल एबेल के बाद अगली स्पीच एमिलिया रोज की होती है और वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देती है। उसके बाद रे अपनी क्लास में आता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है। रे को देखकर स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें ऑर्डिनरी पसंद नहीं थे। फिर टीचर ग्रे रे को अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहती है और उसके बाद रे विंडो के बाहर देखने लगता है। रे को अभी भी वॉर के बारे में याद आ रहा होता है। तभी टीचर रे को क्लास में ध्यान लगाने के लिए कहती है। फिर टीचर एमिलिया से सोर्सरर रैंक के बारे में पूछती है और एमिलिया सभी रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद टीचर सभी को 7 ग्रेट सोर्सरर के बारे में बताती जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर थे। उनमें से एक आर्नोल्ड एकेडमी की प्रिंसिपल एबे जो कि फ्लेम सोर्सरर है और दूसरी कर्नल जो कि विच सोर्सरर है। पर सबसे स्ट्रॉन्ग आइस ब्लेड सोर्सरर के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है क्योंकि उनका मानना है कि वो सोर्सरर वॉर के बाद गायब हो चुके हैं। पर कुछ लोगों को अभी भी यकीन है कि आइस ब्लेड सोर्सरर अभी भी जिंदा है, इसलिए आर्नोल्ड एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को उनके पावर के बारे में सिखाया जाएगा जिससे कि वो सभी एक ग्रेट सोर्सरर बन सके। फिर एल्बर्ट टीचर ग्रे से पूछते हैं क्या रे जैसा एक ऑर्डिनरी हमारे साथ इस एकेडमी में पढ़ने वाला है, जिस पर टीचर बताते कि रे ने भी एंट्रेंस एग्जाम को पास किया इसलिए वो भी इस एकेडमी में पढ़ सकता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स अपने सोर्सरी की क्लास में आ जाते जहाँ पर टीचर ग्रे उन सभी को मटेरियल कोड के बारे में बताती है। मटेरियल कोड एक तरह का मैजिक है जिसका यूज करके आप अपनी मैजिक से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। टीचर ग्रे बताते कि ये सब मैजिक भी 3 फॉर्म लिक्विड, गैस और सॉलिड में हो सकती है। जिसके बाद एमिलिया मटेरियल कोड का यूज करके एक रोज बनाती जिसे देखकर सब एमिलिया से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट टीचर ग्रे से नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछता है जिस पर टीचर बताते कि वो कोड अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नॉन मटेरियल कोड का यूज अब नहीं होता है। फिर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जिसने नॉन मटेरियल कोड के बारे में पूछा था। वो लड़की अपना फेस कवर करके रखी होती इसलिए वो रे को उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। फिर उस लड़की से लाइब्रेरी में मिलता है और बातें करता है। जिसके बाद रे उस लड़की के फेस को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो लड़की तो एक हाफ एल्फ है। फिर वो हाफ एल्फ रे को अपना नाम एलिसा बताती है और रे एलिसा से कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। उसके बाद रे अपने रूम में आता है जहाँ पर उसको अपना न्यू रूममेट एवी मिलता है। एवी रे से कहता है कि उसको रे के बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लोगों के पावर से जज करता है। फिर जैसे ही वो रे से अपना हाथ मिलाता है तो उसको पता चल जाता है कि रे के पास भी एक अच्छी बॉडी है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार लेते और उन दोनों की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है। एवी रे का वेलकम करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। रे भी एवी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह रे वॉक पर जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो की फ्लावर में पानी को देने के लिए आई होती है। वो लड़की रे को अपना नाम रेबिका ब्राडली बताती है और रे उसको अपना नाम रे व्हाइट बताता है। जिसे सुनने के बाद रेबिका रे से पूछती है कि तुम वही ऑर्डिनरी हो, जिस पर रे रेबिका से पूछते कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर रेबिका बताती है कि तुम इस एकेडमी में पहले ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए एकेडमी में सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। फिर रे जब एबी को रेबिका के बारे में बताता है तो एबी रे से पूछते है क्या तुम नोबल फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, जिस पर रे बताता है कि वो कंट्री साइड में रहा इसलिए उसको इन सब नोबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ब्रैडली और ऑर्गन तीनों फैमिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोबल फैमिली है जो कि यहाँ की पॉलिटिक और किंगडम को मैनेज करती है और इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। पर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग रोज एमिलिया और उसकी फैमिली जो कि इन तीनों फैमिली से सबसे ऊपर आती है। फिर एकेडमी के अंदर आने के बाद रे एवी से कहते हैं कि उसको प्रिंसिपल से कुछ काम है, इसलिए वो बाद में उससे आकर मिलता है। एवी भी रे की बात मान लेता है और इधर रे भी प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी रे एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की रे को देखकर पहचान जाती है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है।
जिसके बारे में सभी बात कर रहे। फिर रे उस लड़की को अपना नाम रे वाइट बताता है और उसके बालों की तारीफ करता है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको रे एक अच्छा इंसान लगने लगता है। फिर वो लड़की रे को अपना नाम क्लैरिस बताती है, जो कि यहाँ की नोबल फैमिली क्लेवलैंड से बिलोंग करती है। रे को क्लैरिस का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्लैरिस से पूछता है कि क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। फिर वो रे से कहते हैं कि हम स्कूल के बाद बात करेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर रे भी प्रिंसिपल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर एबी रे से कहती है कि वो रे को अपनी लाइफ एंजॉय करता देख बहुत ही खुश है, पर उसको अपने पुराने दिन याद आते जब वो सभी एक साथ टीम बनाकर रहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और ग्राउंड में सभी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं, जहाँ सभी रे और एल्बर्ट की फाइट को देख रहे होते हैं। एबी एमिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मैं रे का फ्रेंड हूँ। एमिलिया पूछते है कि सभी लोग रे को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, जिस पर एबी बताता है कि रे एक ऑर्डिनरी है और सभी नोबल्स स्टूडेंट रे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सभी रे को बुरा कह रहे। और इधर रे एल्बर्ट को शॉर्ट बैटल में हरा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जब एल्बर्ट दोबारा से रे पर अटैक करने की कोशिश करता है तो रे एल्बर्ट की शॉट को तोड़ देता है और रे की स्किल को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर एल्बर्ट को यकीन नहीं हो रहा होता कि रे ने उसको हरा दिया। प्रिंसिपल भी इस बैटल को देख रही होती है और वो रे को देखकर कहती है कि रे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है। इसके बाद हम रे और एवी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एवी रे से पूछते हैं कि क्या तुम 2 क्लब को ज्वाइन करने वाले हो और क्या तुम उसको मैनेज कर पाओगे, जिस पर रे बताता है कि वो इन सब को मैनेज कर लेगा। इतना कहने के बाद वो एवी को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाता है, जिसे देखकर एवी हैरान हो जाता है और उसके बाद रे हंटर क्लब में आता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत लोग होते और वहाँ पर एवी भी होता है। हंटर क्लब का लीडर रे से पूछते है क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आए हो, जिस पर रे बताता है कि हाँ वो इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए आया है। जिसके बाद लीडर रे से कहता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो रे को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद रे अपने कपड़े उतार देता है और उन सभी को अपनी बॉडी दिखाता है। रे की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है और शाइन कर रही होती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लीडर रे से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बॉडी के लिए तुमने बहुत ही मेहनत की होगी, जिस पर रे बताते हैं कि उसने काफी सालों तक जंगल में ट्रेनिंग की है। जिसे सुनने के बाद लीडर रे को अपना गोल्ड हंटर लाइसेंस दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे पास भी लाइसेंस है। फिर रे भी अपने गोल्ड हंटर लाइसेंस को दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और रे को क्लब का मेंबर बना लिया जाता है। उसके बाद रे फ्लावर गार्डन क्लब को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रेबिका उस क्लब की लीडर होती है। उस क्लब में सभी लड़कियां होती है और रे उन सभी से कहते हैं कि वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर डियाना मना कर देती है और बताते हैं कि हम क्लब में किसी भी लड़के को नहीं आने दे सकते, क्योंकि इसका शायद से कुछ और मोटिव होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया है। फिर रेबिका डियाना से कहती है कि तुम चाहो तो रे को टेस्ट कर सकते हो, जिससे हमें पता चल सकता है कि रे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं। उसके बाद डियाना रे को बिल्डिंग के छत पर लेकर आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगाने हैं, इसलिए तुम इस जगह को फ्लावर लगाने के लिए एक अच्छा सा गार्डन बना दो। रे डियाना की बात सुनकर काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर सारी ग्रास निकाल रहा होता है। अगले दिन रे से मिलने के लिए वहाँ पर रेबिका आ जाती है और उसको लंच देती है। रेबिका रे को बताती है कि वो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जिसे सुनने के बाद रे रेबिका से कहते हैं कि तुम टॉप 3 फैमिली में से एक हो और साथ में इस एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वो दोनों नीचे 2 स्टूडेंट को आपस में शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रेबिका बताती है कि वो शायद से आने वाले शॉट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। रे रेबिका से इस टूर्नामेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रेबिका बताती है कि वो शॉट टूर्नामेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट फाइटर को ढूंढा जाता है। फिर रेबिका रे से पूछती है क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हो, जिस पर रे बताता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। रेबिका रे की मसल को देखने लगती है और उससे पूछती है क्या वो उसकी बॉडी को टच कर सकती है, जिस पर रे उसको हाँ कर देता है और रेबिका रे की मसल को टच करती है और उसको बताती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। रे बताता है कि उसने काफी दिन तक जंगल में ट्रेनिंग की, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी है। एक वीक बाद रे सभी को अपना काम दिखाता है, जो कि उसने पूरा कर लिया होता है। रे के काम को देखकर फ्लावर क्लब्स की सारी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर डियाना भी रे को क्लब में ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद रे अपने ड्रॉम में जा रहा होता है और प्रिंसिपल की बात को याद करने लगता है। प्रिंसिपल ने रे को एक मिशन के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस एकेडमी में एक स्पाई आ चुका है, इसलिए वो चाहती है कि रे इस बारे में पता लगाए और उन्होंने सभी टीचर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। फिर रे वहाँ पर क्लैरिस को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ बग्स को देख रही होती है। रे क्लैरिस से पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिसे सुनने के बाद क्लैरिस घबरा जाती है। फिर वो रे से कहते कि मैं यहाँ पर बग्स को देख रही हूँ, जिसके बाद रे बताते कि उसको भी बग्स बहुत ही पसंद है। ये सुनकर क्लैरिस खुश हो जाती है और वो रे से कहती कि उनको बाकी सभी की तरह डॉग्स और कैट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट बग्स को देखने में ही आता है। रे क्लैरिस से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बग्स के बारे में और बताऊंगा, जिन्हें मैं जंगल में देखा करता था। क्लैरिस रे
की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीचर रे से सोर्सरी के कुछ फॉर्मेशन के बारे में पूछती है, जिस पर रे सभी फॉर्मेशन के बारे में बता देता है। फिर टीचर रे से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और ये सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि आज हमें जंगल में एक स्पेशल टेस्ट के लिए जाना होगा, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बना ले। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाने लगते हैं। रे और एबी अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते। फिर वो दोनों एलिसा के पास आ जाते और उसको भी अपने ग्रुप में आने के लिए कहते हैं। एलिसा रे की बात मान लेती है और उस ग्रुप में आ जाती है। तभी एमिलिया उनके पास आती है। एमिलिया रे से पूछती है क्या उनके ग्रुप में मेरे लिए कोई जगह है, जिस पर रे बताता है कि तुम्हारी जगह इस ग्रुप में पहले से ही है। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एमिलिया रे वाइट के ग्रुप में ज्वाइन कर रही है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जंगल में आ जाते हैं और टीचर उन्हें एग्जाम के रूल्स बताती है कि उन सभी को जंगल में जाकर स्टैम्प्स को कलेक्ट करना होगा। इस टेस्ट में उन्हें बाहर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। फिर एवी रे से पूछते हैं क्या वो इस टेस्ट के लिए नर्वस है, जिस पर रे बताता है कि मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है। उसके बाद रे सभी को कहता है कि वो पीछे रहकर सबको प्रोटेक्ट करेगा और एबी सबसे आगे रहेगा। फिर वो सभी जंगल में चले जाते हैं और तभी एलिसा के पास एक मोस्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। पर रे उस मोस्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रे और उसकी टीम को उसका पहला स्टैंप मिल जाता है और वो सभी आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी किसी के टीम के मेंबर को एक भी स्टैंप नहीं मिला होता है। रात में रे अपने सभी दोस्तों के साथ कैंपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी बोनफायर के आगे बातें कर रहे होते हैं। वो सभी रे के सर्वाइवल स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं कि किस तरह रे ने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और उसको जंगल के बारे में सब कुछ पता है। फिर रे बताता है कि उसने इन सब की ट्रेनिंग बहुत ही पहले ले ली थी, इसलिए उसको जंगल में सर्वाइव करना आता है। एवी एमिलिया से पूछते हैं कि तुम तो सबसे बड़े नोबल की फैमिली की बेटी हो और तुम्हें एकेडमी में सभी बहुत ही पसंद करते हैं, जिस पर एमिलिया सैड हो जाती है और बताती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ खुद के तरीके से जीना चाहती है। फिर रे सोचने लगते है कि क्या उसको अपनी सच्चाई इन सभी लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर ने उसको बताया था कि अगर रे को उसके अच्छे दोस्त मिले जिन पर वो ट्रस्ट कर सकता है तो रे उन सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बता सकता है। पर इस बात से परेशान था कि वो सब इसके बारे में जानने के बाद उससे नफरत न करने लगे। उसके बाद सभी सोने लगते और रे रात में पहरा दे रहा होता है। अगली